स्टूडेंट्स, आज हम स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। आज जो मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी वो काइनेटिक्स कॉन्सेप्ट्स फॉर एनालाइजिंग ह्यूमन मोशन से स्टार्ट करूंगी, फिर फर्दर मोर हम पढ़ते जाएंगे। इससे पहले के जो चैप्टर हैं वो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर डिटेल के साथ समझाया हुआ है। ये आपके सामने है ये वीडियोस, इनको देखें। इसमें बहुत अच्छा मैंने समझाया है पहले 2 चैप्टर के बारे में जो इसके ऊपर मौजूद हैं। ठीक है जी। तो पहले हम पढ़ते हैं लीनियर काइनेटिक्स क्या है। ठीक है, लीनियर काइनेटिक्स क्या है, ये पढ़ने से पहले आप ये पढ़ें कि काइनेटिक्स क्या है। काइनेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या रेस्ट में है, उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं, उन फोर्सेस की स्टडी को हम कहते हैं काइनेटिक्स। ठीक है, तो जो लीनियर काइनेटिक्स है, मैं आपको बता दूं कि आप मेरी ये वीडियो है जिसमें मैंने काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में क्या डिफरेंस है एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। तो ये आप देखें ताकि डिटेल से पता चले आपको। फिलहाल हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं। देखें, लीनियर काइनेटिक्स जो है उसमें हम स्टडीज़ करते हैं फोर्सेस दैट कॉजेज लीनियर मोशन, ठीक है, ऑफ द ह्यूमन बॉडी और इट्स सेगमेंट्स है। देखें, ह्यूमन बॉडी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बायोमैकेनिक्स है। हम इस पढ़ेंगे सिर्फ जानदार चीज़ के बारे में। तो देखें, लीनियर काइनेटिक्स स्टडीज़ करती है उन फोर्सेस को जो किसी भी बॉडी के अंदर लीनियर डायरेक्शन के अंदर जो है मोशन लेके आते हैं। अगर एक स्प्रिंटर्स है 100 मीटर की स्प्रिंट्स लगा रहा है तो वो लीनियर डायरेक्शन में भाग रहा है। तो हम पढ़ेंगे कि वो जब भाग रहा था कौन सी फोर्सेस थी जो उस टाइम रिएक्ट कर रही थी उसको मूव करने में। तो इसी को हम कहते हैं लीनियर काइनेटिक्स। चले आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास है इनर्शिया। इनर्शिया जो होता है ना, वो रेजिस्टेंस होता है ऑफ अ बॉडी टू एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, तो वो अगर रेस्ट में है या मोशन में है तो वो कोशिश करती है कि वो अपनी उसी स्टेट में रहे, और वो एक ज़िद करती है कि मैंने अपनी जो स्टेट है उसको चेंज नहीं करना, चाहे मैं रेस्ट में हूँ चाहे मैं मोशन में हूँ। तो इनर्शिया जो है वो उसी रेजिस्टेंस का नाम है, उसी ज़िद का नाम है जो एक बॉडी करती है जब उसको उसकी मोशन में तब्दीली के लिए कहा जाता है। अगर वो चल रही है तो उसको रोकने के लिए, और अगर वो रोकी हुई है तो उसको चलने के लिए, मूव करने के लिए। जब मूव किया जाता है और जो बॉडी रेजिस्टेंस शो करती है उसको हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, इनर्शिया डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन मास। अ बॉडी विद मोर मास हैज़ ग्रेटर इनर्शिया एंड रेजिस्टेंस चेंजेस इन स्पीड और डायरेक्शन। वो कहता है कि इनर्शिया जो होता है ना वो मास पे डिपेंड करता है। जितने बड़ा मास होएगा उतनी ज़्यादा इनर्शिया होगी और उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी कि उसकी स्पीड और डायरेक्शन में चेंज करने के लिए। आप समझ रहे हो ना, इनर्शिया एक ज़िद का नाम है कि ह्यूमन बॉडी अगर भाग रही है तो रुकते हुए फोर्स लगती है खुद को रोकने के लिए, और अगर रुकी हुई है तो खुद को चलाने के लिए, स्पीड में लाने के लिए फोर्स लगती है। स्पोर्ट्स के अंदर इनर्शिया अफेक्ट करती है स्टार्टिंग को, स्टॉपिंग को एंड चेंजिंग डायरेक्शन को। स्पोर्ट्स के अंदर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, इसमें स्टार्टिंग लेना, स्टॉप करना खुद को तेज़ भागते हुए, और अपनी डायरेक्शन चेंज करना, ये तमाम चीज़ें फोर्स डिमांड करती हैं, और इनर्शिया जो है वो अफेक्ट करती है इन तमाम चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पोर्ट्स की मिसाल लेते हैं। एक स्प्रिंटर है और वो स्टार्टिंग ब्लॉक्स पे है, और अब उसने स्टार्ट लेना है, मोशन स्टार्ट करनी है। तो वो क्या करेगा, वो उस इनर्शिया के ऊपर फोर्स लगाएगा जो उसको रोके हुए है, और वो फोर्स लगाकर हरकत करेगा कि मैं हरकत करूँ। तो इनर्शिया जो है वो ज़िद का नाम है किसी भी ऑब्जेक्ट के। ठीक है, समझ आ रही है ना। तो आपको इतना ही जानना है, आप स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स को आपको इतना ही जानना है, इतना जानना आपके लिए बहुत है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है मास। मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। समझ आ रही है आपको, किसी बॉडी में कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच मटेरियल एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स एंड रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। अब एक जिस्म है, वो ऑब्जेक्ट है, वो अपने अंदर कितना ज़्यादा उसका मटेरियल है, वो चीज़ उसका मास होती है। जैसे एक शॉर्ट पुट के अंदर ज़्यादा मास होता है देन अ डिस्कस। तो आप सिंपली कह सकते हो मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है प्रेजेंट इन अ बॉडी है। जो SI होता है यूनिट मास का, वो किलोग्राम होता है, kg होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है फोर्स। फोर्स क्या होती है, फोर्स इज़ अ पुश और पुल डैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट मूविंग है, स्टॉप मूविंग है, और चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन है। फोर्स क्या होती है, एक पुल फोर्स होती है। फोर्स का मतलब यही है, पुश करना या पुल करना, और पुश करने के बाद, पुल करने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है या तो वो चलना स्टार्ट कर दे, या वो रुक जाए चलने से, या तो वो डायरेक्शन चेंज कर ले। अब आप देखें स्पोर्ट्स के अंदर फोर्सेस जो है वो मेन कॉजेज़ है मोशन का। ठीक है, फोर्स नहीं होगी मोशन नहीं होगी।
हूम एंड मूवमेंट में देखें, मसल्स जनरेट इंटरनल फोर्सेस वाइल ग्रेविटी एंड ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस आर एक्सटर्नल फोर्सेस। किस तरह से फोर्सेस रिएक्ट कर रही हैं, एक आपकी बॉडी की फोर्सेस है और एक वो फोर्सेस है जो एक्सटर्नल है, जो बताया मैंने आपको अभी। तो स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल किक करने के लिए खिलाड़ी क्या करता है, बॉल के ऊपर फोर्स लगाता है ताकि बॉल के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो, बॉल मूव करे। अब लेग मसल्स अप्लाई फोर्स टू द ग्राउंड टू प्रोड्यूस फॉरवर्ड रनिंग मोशन। जब आप भागते हो तो आप क्या करते हो, आपकी टांगें ज़मीन को बहुत ज़ोर से फोर्स लगाती हैं और वही फोर्स दोबारा आप पे लगती है और आप आगे निकलते हैं। तो आपकी लेग जो है वो इंटरनल फोर्स है, और जो ग्रेविटी है, जो ग्राउंड रिएक्शन होता है, जब आप ग्राउंड पे फोर्स लगाते हो भागने के लिए, तेज़ भागने के लिए, तो आपका लेग मसल्स फोर्स ग्राउंड की तरफ लगाते हैं, ग्राउंड का रिएक्शन होता है वो आपकी तरफ फोर्स लगाता है, रिएक्शन फोर्स लगाता है और फिर आप तेज़ भागते हो। तो दिस इज़ फोर्सेस। अब हमारे पास हैं न्यूटन्स लॉज। ठीक है, आपने कई बार पढ़ा है न्यूटन्स लॉज के बारे में, आज फिर पढ़ लेते हैं कि न्यूटन्स मोशंस के बारे में क्या कहते हैं, इसके लॉज। तो जनाब न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूस इट्स यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन अनलेस एक्ट अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कि अगर कोई बॉडी, आपको पहले ही पढ़ा हुआ है, आपने कई बार पढ़ा हुआ है, एक बॉडी रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म और स्ट्रेट लाइन मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स रिएक्ट ना करे वो अपने अंदर कोई चेंज लेके नहीं आएगी। तो ये न्यूटन्स का पहला लॉ है जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। पहले लॉ क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। बस इतना याद रखिएगा, ये पेपर में एमसीक्यू में यही आता है कि पहले लॉ का नाम क्या है। ठीक है, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन है। तो इसमें ये होता है कि जो एक्सेलरेशन होता है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास है। जितनी फोर्स लगेगी उतना ज़्यादा जो है वो हो जाएगा एक्सेलरेशन, और जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम होगा एक्सेलरेशन। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स जो है इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो कहता है एक्शन रिएक्शन से कहते हैं हम। ठीक है, वो कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पता ना आप लोगों को, इतना आपने याद रखना है। पहला लॉ किस चीज़ के बारे में, इनर्शिया के। सेकंड लॉ एक्सेलरेशन, थर्ड जो लॉ है वो है एक्शन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के अंदर स्विमर जो होता है वो अपना वाटर जो है वो बैकवर्ड पुश करता है और वही वाटर जो है वो उसको फॉरवर्ड पुश करता है। ठीक है, यानी स्विमर ने एक एक्शन किया जिसका रिएक्शन उसकी बॉडी के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है इज़ अ रेजिस्टिव फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड अपोजेस रिलेटिव मोशन। जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट हों और उन दोनों की जो मोशन है वो ऑपोजिट हो, तो फिर जो है वो एक फ़ोर्स उन दोनों के दरमियान में जनरेट होती है, इसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब स्पोर्ट्स के अंदर जो एक रनिंग स्पाइक्स होते हैं जो खिलाड़ी ट्रैक के ऊपर पहन के भागता है, दौड़ लगाता है, उससे क्या होता है, एक फ्रिक्शन पैदा होती है उन स्पाइक्स के दरमियान और ट्रैक के दरमियान, रनिंग ट्रैक के दरमियान, जिससे ग्रिप जो है बेटर हो जाती है। आप समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। इम्पल्स के बारे में इतना याद रखना है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है, ओवर विच द फोर्स इज़ अप्लाइड। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही होती है तो उस टाइम और फोर्स जो है उसकी जो प्रोडक्ट होती है वो इम्पल्स होती है। यानी एक टाइम है उसमें कितनी फोर्स लग रही है और उससे क्या नतीजा निकल रहा है उसको हम इम्पल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक खिलाड़ी जंप करता है और अपने नी बेंड कर लेता है, तो बेंडिंग नी ड्यूरिंग लैंडिंग इंक्रीज द टाइम। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ा कि टाइम इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह अ लॉन्गर बॉल कॉन्टैक्ट इंक्रीज बॉल स्पीड इन क्रिकेट। ठीक है, देखें जब टाइम इंक्रीज़ हुआ बॉल के साथ कॉन्टैक्ट रखने का तो बॉल की स्पीड इंक्रीज़ होगी, तो इसको हम इम्पल्स कहते हैं। फोर्स एंड टाइम की प्रोडक्ट होती है वो इम्पल्स होती है। उसके बाद हमारे पास है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी एंड इट इज़ इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है, देखें एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उस मूव करते हुए मोशन में उसके पास कितनी मोशन मौजूद है। एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, एक मास है वो मूव कर रहा है, उसके पास कितनी मोशन है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, वो मोमेंटम कहलाती है। जैसा कि जो मोमेंटम होती है
वो डिफ़िकल्ट कर देती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकना डिफ़िकल्ट कर देती है। मोमेंटम जो होती है वो मास एंड वेलोसिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट होती है मोमेंटम होती है, मास और वेलोसिटी। एक मास मूव कर रहा है, उसमें कितनी वेलोसिटी है, उसमें कितनी मोशन पैदा हो रही है, वो उसका मोमेंटम है। जब एक स्प्रिंटर है वो फास्ट भाग रहा है तो उसके पास हाई मोमेंटम होगा, ठीक है। तो ये होता है मोमेंटम, वो जो मोशन होती है कुछ हटके उसको मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने लगे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बड़ा ही आसान समझाऊंगी मैं आपको। इन अ क्लोज सिस्टम टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट। एक ना क्लोज सिस्टम है, मतलब एक बंद सिस्टम है और उसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोमेंटम रखे हुए है, उसके ऊपर कोई ब्रूनी फोर्स अमल नहीं कर रही, तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम एक सा ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जो मोमेंटम होता है ना वो कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन बॉडीज़ ड्यूरिंग कोलिजन बट इट्स इज़ नॉट लॉस्ट है। अगर दो बॉडीज़ टकराती हैं तो एक बॉडी का मोमेंटम दूसरी बॉडीज़ में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन मोमेंटम ख़त्म नहीं होता। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो जाता है और एक सा ही रहता है, वो ख़त्म नहीं होता मोमेंटम। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब दो बॉडीज़ टकराती हैं तो एक का मोमेंटम अगली बॉडी में चला जाता है और लेकिन लॉस्ट नहीं होता। दो बॉडीज़ की टक्कर से पहले जितना मोमेंटम मौजूद था, टक्कर के बाद भी उतना ही मोमेंटम मौजूद रहेगा, जिसको हम कहते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। मोमेंटम को कंजर्वेशन मोमेंटम इस चीज़ को कहते हैं कि मोमेंटम जब ट्रांसफ़र हो जाता है ख़त्म नहीं होता, ठीक है। अब आपको एग्जांपल देती हूँ स्पोर्ट्स में। देखें, मोमेंटम ट्रांसफ़र अकर्स ड्यूरिंग बॉक्सिंग पंचेस। जब खिलाड़ी बॉक्सिंग का पंच करता है तो उसका मोमेंटम जो है, जिसको चोट लगती है, उसकी तरफ मुंतकिल होता है। अब इसके बाद है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट किसे कहते हैं? इम्पैक्ट इज़ अ फोर्स दैट अकर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। जब दो ऑब्जेक्ट वेरी शॉर्ट टाइम में आपस में टकराते हैं तो वो जो फोर्स होती है जो कि उस दरमियान बनती है वो कहलाती है इम्पैक्ट। जैसे स्पोर्ट्स के अंदर आप जब भागते हैं तो जो फुट ग्राउंड कॉन्टैक्ट इन रनिंग जो है वो एक इम्पैक्ट है। बैट जो है बॉल के साथ जब कोलिजन करता है तो वो एक इम्पैक्ट है। जब बैट बॉल कोलिजन इन क्रिकेट, ये इम्पैक्ट है, ठीक है। तो जब दो चीज़ें टकराती हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए तो उसको हम इम्पैक्ट कहते हैं, उन वो जो फोर्स बनती है उनके टकराने से। उसके बाद है प्रेशर। प्रेशर इज़ द अमाउंट ऑफ अ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रेशर कि किसी यूनिट, किसी पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाइड होती है, इस चीज़ को हम प्रेशर कहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्क की। वर्क इज़ डन when a force causes an object to move through a distance in the direction of the force है। फिज़िक्स के अंदर ना वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम है, जिसको हम जूल कहते हैं, ठीक है। और वर्क ये होता है कि फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को मजबूर करे कि वो एक डिस्टेंस को तय करता हुआ जाए एक डायरेक्शन में, और ये वर्क होता है जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराती है, उससे कोई काम लेती है, तो दिस इज़ द वर्क। तो वर्क जो है वो इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस है। तो अगर फोर्स जो है वो 50 न्यूटन है, डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है, तो जो वर्क का टोटल निकलेगा वो 150 जूल्स निकलेगा। वर्क क्या निकलेगा? 150 जूल्स। तो ये है वर्क हमारे पास। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एंगुलर काइनेटिक्स के बारे में। आपने देखें, हमने लीनियर काइनेटिक्स पढ़ी, अब भी अगर पढ़ाऊँगी एंगुलर काइनेटिक्स तो मिक्स हो जाना है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब आप ये अच्छे समझ लो लीनियर काइनेटिक्स, तो हम फिर एंगुलर काइनेटिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द, ठीक है। आप ताकि आपको पता चले स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के बारे में और आप जो है आसानी से हर एग्ज़ाम क्लियर कर सकें।